हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 की फिजिक्स, कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान। तो आइए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग कक्षा 10 का पहला चैप्टर, फिजिक्स का पहला टॉपिक, पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन अ प्लेन सरफेस। ठीक, तो ये जो क्लास है वो मेनली जो मुख्य रूप से है वो यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए है। हिंदी माध्यम में क्लासेस होंगी कि हिंदी माध्यम के जितने छात्र हैं, जितने भी छात्राएं हैं, उन सभी विद्यार्थियों को लाभ मिल सके और वो आसानी से सभी चैप्टर को सरल भाषाओं में समझ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में आपको पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया जाए। क्लास जो 10th की फिजिक्स है, कक्षा 10 की जो भौतिक विज्ञान है, उसमें केवल दो ही चीज़ों के बारे में आपको अध्ययन करना है, एक प्रकाश के बारे में और एक विद्युत के बारे में। अब प्रकाश वाला चैप्टर है, प्रकाश से संबंधित जितनी घटनाएं होती हैं, आप परावर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन पढ़ेंगे, ये दो घटनाओं को आपको फिजिक्स में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, यानी कुल मिलाकर प्रकाश से रिलेटेड चीज़। और दूसरा जो आपका पोर्शन है, जो सेक्शन है, वो है इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा से रिलेटेड। तो केवल दो ही टॉपिक आपको पढ़ना है, एक प्रकाश और एक विद्युत धारा। मगर प्रकाश से जितनी घटनाएं होती हैं उनमें से कुछ विशेष घटनाओं के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला शब्द है प्रकाश, कि लाइट क्या होती है, प्रकाश क्या होती है। आप देख रहे हैं, आप हमको देख पा रहे हैं। क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि हमारे आसपास लाइट उपस्थित है। तो लाइट होती क्या है, प्रकाश होता क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो स्वयं तो अदृश्य होती है, परंतु उसकी सहायता से हम दूसरी वस्तुओं को देख पाते हैं। परिभाषा लिखी गई है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं अदृश्य होकर वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। ठीक, परिभाषा समझ में आ गई। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। जैसे वायु में भी ऊर्जा होती है, उसी तरह जो लाइट होती है, जो प्रकाश होता है, वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है। और उसका काम क्या है? प्रकाश अदृश्य होता है। कैसा होता है? अदृश्य। प्रकाश को आप नहीं देख सकते। देखने का मतलब, यदि आप किसी चीज़ को देख पाते हैं, जैसे एक टेम्पू है, आप कहेंगे कि वो टेम्पू आपको दिखाई दे रहा है। कैसे पता चलेगा? अगर वो टेम्पू इस तरह करता हुआ जा रहा है तो आप बता पाएंगे कि जो टेम्पू है वो जिग जैग मोशन में, यानी घूमते हुए जा रहा है कि सीधे जा रहा है। इसका मतलब आप उसे देख पा रहे हैं। मगर जब आप किसी चीज़ को देख नहीं पाएंगे तो उसके बारे में बता नहीं पाएंगे कि वो कैसे चल रही है। जैसे हवा। ठीक, हवा जो है वो चल रही है, कैसे चल रही है? आपको डायरेक्शन पता चल सकती है, मगर हवा ऐसे ऐसे चल रही है या केवल ऐसे चल रही है या ऐसे चल रही है, ये नहीं दिखेगा। ठीक, तो जो प्रकाश होता है, प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो स्वयं अदृश्य होती है, परंतु उसकी सहायता से हमें अन्य वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब प्रकाश की सहायता से कोई वस्तु कैसे दिखाई देती है? प्रश्न ये पूछा जाता है कि कैसे प्रकाश की सहायता से कोई वस्तु दिखाई देती है। तो ध्यान दीजिए कि जब प्रकाश, मान लेते यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, किसी वस्तु पर पड़ता है और पड़ने के बाद वापस उस वस्तु से टकराकर जब हमारे नेत्रों पर पड़ता है, तब हमें वो वस्तु दिखाई देती है। समझ में आया कि हमें कोई भी वस्तु, हम हो या कोई भी संसार की चीज़ हो, यदि वो आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि पहले जो प्रकाश है वो उस वस्तु पर जा रहा है और उस वस्तु पर से टकराने के बाद वो प्रकाश आपके नेत्रों पर आ रहा है, तभी आप उस वस्तु को देख पाएंगे, अन्यथा उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। उदाहरण के लिए कि अगर सामने अंधेरे कमरे में आपके सामने यदि एक किताब रखी हो, अगर टॉर्च आपकी आंखों पर जलाया जाए तो क्या वो पुस्तक आपको दिखेगी? कभी नहीं दिख सकती। मगर जब वो टॉर्च उस किताब पर जलाया जाएगा तब आपको वो किताब दिखेगी। क्यों दिख रही है? क्योंकि अब वो जो लाइट है वो पहले किताब पर टकरा रही है, उसके बाद आपकी आंखों पर आ रही थी। तो इसका मतलब है कि हमें जिस चीज़ को देखना होता है, प्रकाश उस पर पड़ना चाहिए, न कि पहले हमारे नेत्रों पर। अगर ऐसा होगा तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। ठीक, तो इतना चीज़ क्लियर हो गया। तो इस सिंपल और सरल शब्दों में याद हो गया होगा आप लोगों को कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है,
प्रकाश अदृश्य होता है। अदृश्य का मतलब प्रकाश को हम देख नहीं सकते, मगर प्रकाश की सहायता से ही हम अन्य वस्तुओं को देख पाते हैं। कैसे कोई वस्तु दिखाई देती है? पहले प्रकाश आएगा, वस्तु से टकराएगा, टकराकर वो प्रकाश जब हमारी आँखों पर पड़ता है तब वो वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। ठीक, तो ये हो गया लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में। अब अगला पॉइंट है प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स। ठीक, कि प्रकाश स्रोत किसे कहा जाता है? तो प्रकाश स्रोत का मतलब होता है जहाँ से कोई चीज़ मिलती हो। तो प्रकाश जहाँ जहाँ से हमें मिलता है उन सभी चीज़ों को हम प्रकाश स्रोत कहेंगे। कि जिन जिन वस्तुओं से हमें प्रकाश प्राप्त होता है वो सभी वस्तुएं प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। अब ये दो प्रकार की हो सकती हैं। ठीक, दो कैटेगरी इनकी होती है। एक होता है दीप्त प्रकाश स्रोत और एक होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो दीप्त प्रकाश स्रोत, तो दीप्त प्रकाश स्रोत को इंग्लिश में कहते हैं ल्यूमिनस सोर्स, ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। देखिए, आप भले ही हिंदी मीडियम से हैं, हो सकता है कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, आपका मीडियम हिंदी है, आगे चल के आप बीएससी करना चाहते हैं। तो जब आप बीएससी करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं कि बीएससी का सिलेबस इंग्लिश में होता है तो आप इसलिए बीएससी नहीं करेंगे क्योंकि उसका सिलेबस इंग्लिश में होता है। आप केवल फिजिक्स पढ़ते जाइए, 12th तक, 12वीं तक आप फिजिक्स पढ़ते जाइए। जो मेन हेडिंग है उसकी इंग्लिश केवल याद रखेंगे तो अगर आप बीएससी भी करने जाएंगे तो आपको इंग्लिश में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। समझ में आया? अगर आप केवल मेन जो वर्ड है उसकी इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो आप आराम से इंग्लिश मीडियम की किताबों में लिखे हुए कंटेंट को भी पढ़ सकते हैं। ठीक, तो हिंदी मीडियम में है तो है, इंग्लिश में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम लोग इंग्लिश को बढ़ावा दे रहे हैं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग हमें कहें कि इस आदमी को इंग्लिश नहीं आती। बिल्कुल नहीं, हमारा माध्यम हिंदी है, हमें हिंदी पसंद है, हमें हिंदी अच्छी लगती है, बातें हिंदी में समझ में आती है ज़्यादा, तो हम हिंदी ही पढ़ेंगे। मगर कोई ये कह दे कि इंग्लिश हमें आती नहीं है तो ये गलत बात है। ठीक, तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको सीखते रहनी चाहिए। तो दीप्त प्रकाश स्रोत को क्या कहा जाता है? ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। तो दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश स्रोत तो समझ में आ गया कि जो हमें प्रकाश दे रहा है उसको हम प्रकाश स्रोत कहेंगे। अदीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब कि वह वस्तु जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती हो, जिस वस्तु के पास स्वयं का प्रकाश हो उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे अभी रुके, अदीप्त को भी एक बार सुन लीजिए। और अदीप्त को क्या कहा जाएगा? नॉन ल्यूमिनस सोर्स। ठीक, ल्यूमिनस सोर्स का मतलब प्रकाशिक स्रोत, नॉन ल्यूमिनस का मतलब अप्रकाशिक स्रोत। तो ठीक है, ये दीप्त प्रकाश स्रोत हो गया, ये अदीप्त प्रकाश स्रोत हो गया। अदीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब वह वस्तुएं, प्रकाश स्रोत का मतलब प्रकाश तो देगा, दीप्त का मतलब होता है जो खुद से जल रहा हो। अदीप्त का मतलब है कि खुद से नहीं जल रहा है, वो किसी के जरिए से जल रहा है। कहने का मतलब कि आप एक कमरे में बैठे हुए हैं। ठीक, कमरे में प्रकाश नहीं है, आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, कमरे के अंदर प्रकाश नहीं है मगर बाहर धूप निकली हुई है। अब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति एक शीशे को, दर्पण को धूप में रखता है और वहाँ से परावर्तन के ज़रिए, यानी कि जो शीशे को आपकी साइड चमकाता है, तो अब इस घर में क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। अब इस रूम में जो प्रकाश आ रहा है वो किसके ज़रिए से आ रहा है? उस शीशे के ज़रिए से आ रहा है। तो प्रकाशिक स्रोत का काम कौन कर रहा है? वो शीशा काम कर रहा है। मगर क्या उस शीशे के पास स्वयं का प्रकाश है? नहीं, उसके पास अपना प्रकाश नहीं है, वो तो सूरज के प्रकाश को आपकी ओर भेज रहा है। तो वो भी आपके लिए प्रकाश स्रोत की तरह काम कर रहा है। प्रकाश स्रोत का मतलब जो हमें प्रकाश दे रहा है, तो देने के लिए तो वो भी दर्पण हमें प्रकाश दे रहा है, मगर उसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है, इसलिए उसको कहा जाएगा अदीप्त प्रकाश स्रोत। और जैसे सूरज हो गया, तो सूरज क्या किसी और से चमक लेकर के चमकता है? नहीं, उसके अंदर जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो अपना है, स्वयं का है, खुद का है, इसीलिए उसे हम कहते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे जुगनू होता है, रात में जगमगाते रहता है, तो वो भी क्या है? एक दीप्त प्रकाश स्रोत का उदाहरण है, क्योंकि उसके पास जो लाइट होती है बायोल्यूमिनेसेंस के रिएक्शन की वजह से होता है, तो उसके पास जो प्रकाश है वो खुद का है, दूसरे का नहीं है।
तो उदाहरण में देखिए, जैसे तारा हो गया, जैसे सूरज भी एक तारा है, तो सूरज के पास जो प्रकाश है अपना है। मोमबत्ती हो गई, तो मोमबत्ती जब जल रही है तो खुद से जल रही है, ऐसा नहीं कि किसी और का प्रकाश ले रही है तब आपको दे रही है। जो विद्युत बल्ब, यहाँ पर जो बल्ब जल रहा है जिसकी वजह से ये रोशनी है, ये विद्युत बल्ब भी क्या है, एक दीप्त प्रकाश स्रोत है, उसके पास अपना प्रकाश है। मगर अदीप्त प्रकाश का मतलब जैसे चंद्रमा हो गया। अब चंदा मामा को देख लीजिए, चंदा मामा अपने आप नहीं चमकते, सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है और चांद उस रोशनी को भेजता है धरती पर। तो जैसे अभी आपको बताया गया ना कि चमकता हुआ जब आपको शीशा दिखेगा तो आपके लिए प्रकाशिक स्रोत क्या है, शीशा है। आप कहेंगे कि शीशा चमक रहा है, शीशे में से प्रकाश आ रहा है, मगर वास्तविक प्रकाश उसका नहीं है, किसका है, सूरज का है। तो इसीलिए ये दर्पण क्या था, अदीप्त प्रकाश स्रोत। उसी तरह चांद भी काम करता है कि वो सूरज के प्रकाश को लेगा और रिफ्लेक्ट करके धरती की ओर भेजता है, इसीलिए चंद्रमा भी क्या है, एक अदीप्त प्रकाश स्रोत है। उसी प्रकार कांच हो गया, कांच भी कभी कभी चमकता है, लेंस, ठीक। और उसके बाद दर्पण हो गया यानी आईना। तो आपको उम्मीद करते हैं कि प्रकाश स्रोत समझ में आ गया। प्रकाश स्रोत का मतलब जो प्रकाश देता है। जिनके पास खुद का प्रकाश होता है दीप्त प्रकाश स्रोत, जिनके पास अपना नहीं होता है, दूसरों के माध्यम से चमकते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है, आपसे पूछा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, कि प्रकाश के गुण बताइए। आप प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी क्वालिटीज़ बताइए कि प्रकाश के अंदर क्या क्या गुण पाए जाते हैं। तो ऐसे गुण जो आप लोग पहले से बचपन से ही जानते हैं, वो सारे गुण देखिए। पहली चीज़ कि प्रकाश अदृश्य होता है, सभी लोग जानते हैं, बचपन से आप जानते हैं कि प्रकाश दिखता नहीं है, ठीक है, प्रकाश कभी भी दिखाई नहीं देता है, तो प्रकाश अदृश्य होता है, पहला हो गया। दूसरा, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। ये चीज़ याद रखने लायक है कि प्रकाश जो है वो हमेशा कैसे गति करता है, सीधी रेखा में गति करता है। दूसरा कि इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब माध्यम की आवश्यकता का मतलब क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति बोलता है तो आप उसकी आवाज़ को सुन पाते हैं। क्यों सुन पाते हैं, क्योंकि आप और उस व्यक्ति के बीच में हवा उपस्थित है। आप तो जानते हैं जहाँ कहीं भी खाली जगह है वहाँ पर क्या उपस्थित होती है, हवा। तो आप खड़े हैं, आपका मित्र आपके सामने खड़ा है, तो दोनों लोगों के बीच में हवा है। तो हवा माध्यम का मतलब एक जरिया है आपकी बात यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने का, ध्वनि को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने का। मगर जब आपका मित्र किसी 4 व्हीलर यानी कार में बैठ जाता है, ब्लोरो के अंदर बैठ गया, उसने सारे शीशे वगैरह सब बंद कर लिए, अब आप बाहर से बोलते रह जाएंगे, उस आदमी को सुनाई नहीं देगा। क्यों, क्योंकि जो अंदर आदमी बैठा है वहाँ पर हवा है, जो बाहर आदमी चिल्ला रहा है वहाँ पर हवा है, मगर इन दोनों को अलग करने के लिए बीच में कांच की प्लेट आ गई है, अर्थात आपने शीशा बंद कर दिया तो दोनों माध्यम अलग अलग हो गए। अब बाकी की हवा इधर, बाकी की हवा इधर, ठीक है, तो दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई। तो अब माध्यम टूट गया, माध्यम दोनों जुड़ा नहीं है, माध्यम अब क्या हो गया, डिसजॉइंट हो गया, टूट गया। इसीलिए आप बोलते रहेंगे तो ध्वनि नहीं सुनाई देती है। इसका मतलब कि आवाज़ को माध्यम की आवश्यकता होती है, मगर जो प्रकाश होता है उसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों, क्योंकि आप देखिए कि ये आपका सूरज है, ठीक, जो कि कई अरब वर्षों से जल रहा है, और यहाँ पर आपकी पृथ्वी है। अब ये जो प्रकाश की किरण है वो आ रही है धरती पर, और आप जानते हैं कि सूरज और पृथ्वी के बीच में निर्वात होता है। निर्वात का मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है, वहाँ पर हवा भी उपस्थित नहीं है। जैसे ही आप अंतरिक्ष में पहुँच जाते हैं तो अंतरिक्ष में हवा भी नहीं होती है। तो जहाँ पर हवा उपस्थित नहीं होती उस स्थान को निर्वात बोलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक लाइट आ रही है तो यहाँ पर तो वायु उपस्थित ही नहीं है, अर्थात उसे हवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो तो निर्वात में भी चल रहा है। इसका मतलब कि प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बात समझ में आ गई। हवा रहेगा तब भी प्रकाश यहाँ से वहाँ तक जाएगा, हवा नहीं है तब भी प्रकाश यहाँ से वहाँ तक जाएगा। कुछ हो या ना हो, अगर प्रकाश निकलना कहीं से किसी बिंदु से निकलना प्रारंभ हो गया तो वो आगे बढ़ता ही रहेगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई।
अब अगला पॉइंट देखिए, कहा गया दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक, तरंग दैर्घ्य आपको कक्षा 9 में पढ़ाया गया होगा। ये केवल पॉइंट याद रखिए कि प्रकाश, जो दृश्य प्रकाश होता है, दृश्य प्रकाश का मतलब जो प्रकाश हमें दिखाई देता है। ठीक, जब आप कक्षा 12 में जाएंगे तो आपको प्रकाश के अंदर 7 रंग होते हैं, ये भी आप गुण बता सकते हैं एक। ठीक, कि अगर कोई पूछे कि प्रकाश के गुण बताइए तो प्रकाश सदृश्य होता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश के अंदर 7 रंग होते हैं। ठीक, ये चीज़ बता सकते हैं। फिर उसके बाद प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसकी तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम। ये जो ए लिखा हुआ है और ए के ऊपर इस तरह बिंदी लगी हुई है, यहाँ पर भी रहेगा, उसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। ठीक, तो इसकी तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। फिर अगली बात, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, और कभी कभी किताबों में दे देता है 3 × 10⁻10, तो ये भी सही है, मगर वो रहेगा सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। कई बार एग्ज़ाम्स में बच्चे कोई एक ही याद करते हैं कि उन्होंने 10 में हमेशा याद कर रखा है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और सारे के सारे जो ऑप्शन होता है वो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड में दिया होता है, और बच्चे आगे का पैमाना नहीं देखते हैं, केवल देखते हैं 3 × 10⁸ लिखा है, उसको सही टिक करके चले आते हैं और गलत हो जाता है। देखिए कि वहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड लिखा है कि सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अगर मीटर प्रति सेकेंड में दिया है तो 3 × 10⁸ सही होगा, अगर सेंटीमीटर प्रति सेकेंड दिया है तो 3 × 10⁻10 वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। तो ये हो गई प्रकाश की चाल कि 1 सेकेंड में जो प्रकाश है वो इतना दूरी तय कर सकता है। आगे कहा गया है कि प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण होता है। तो आप इसे अलग अलग बताएंगे ना, तब भी आपके 4 हो जाएंगे कि प्रकाश के अंदर परावर्तन का गुण पाया जाता है, प्रकाश के अंदर अपवर्तन का गुण पाया जाता है। ये सब कुछ आप बता सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रकाश के गुण समझ में आ गए होंगे। प्रकाश के बारे में जो कुछ जानते हैं सरल सरल चीज़ें बता दीजिए। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश दिखाई नहीं देता है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इसकी तरंग दैर्घ्य 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है, इसका जो निर्वात में चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं। तो इधर का तो कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है प्रकाशिक माध्यम। ठीक, प्रकाशिक माध्यम का मतलब ऑप्टिकल मीडियम। प्रकाशिक माध्यम किसे कहेंगे? तो प्रकाश जिन माध्यमों से गुजरता है, कि प्रकाश जहाँ जहाँ से होकर जाता है उन सभी जगहों को या उन चीज़ों को हम लोग प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। भाई प्रकाश जा रहा है तो उसको सामने कुछ तो आएगा, हो सकता है दीवार आ जाए, हो सकता है पर्दा आ जाए, हो सकता है कुछ ना हो, केवल हवा उपस्थित हो। ठीक, तो वो कहीं ना कहीं से तो जाएगा। तो प्रकाश जहाँ से गुजरता है उन सभी वस्तुओं को या उन चीज़ों को हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ठीक, प्रकाश जहाँ से गुजरता है या जिन वस्तुओं से होकर जाता है वो वस्तुएं प्रकाशिक माध्यम कहलाती हैं। अब प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शक, पारभासक, अपारदर्शक। तो पहला पढ़ना है पारदर्शक, ट्रांसपेरेंट मीडियम। पारदर्शक का मतलब कि ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश का पूरा भाग एक ओर से दूसरी ओर चला जाता है, उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ठीक, क्या परिभाषा बोली गई? कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर पूरी तरह निकल जाता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। यानी थोड़ा सा भी डैमेज ना हो, ऐसा नहीं कि इधर ज़्यादा है प्रकाश और इधर थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, जितना इधर से आ रहा है उतना ही इधर से निकल जाए। तो ये जो बीच में माध्यम है इसको हम कहेंगे पारदर्शक माध्यम। उदाहरण के लिए दिया गया है वायु और कांच। ठीक, कि अगर कांच आपने रख दिया है, कांच की कोई वस्तु है, जैसे मान लेते हैं चश्मा, जो चश्मा होता है व्यक्ति का, अगर चश्मे में से आप टॉर्च जलाएंगे तो जितना लाइट इधर है उतना ही उधर भी निकलेगा। ऐसा नहीं कि इधर ज़्यादा आपको लाइट देखने को मिलेगा उधर कम, ऐसा नहीं होता है। जैसे हवा इधर आसपास उपस्थित है तो हर जगह जो प्रकाश है वो कैसा है, एक जैसा ही है। अब आगे देखिए, कहा गया है पारभासक माध्यम, ट्रांसल्यूसेंस मीडियम।
ट्रांसल्यूसेंस मीडियम का मतलब होता है कि ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश का कुछ भाग दूसरी ओर जा पाता है उसे हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं, पारभासक माध्यम कहते हैं। ठीक, पारभासक माध्यम का मतलब जिससे प्रकाश का पूरा भाग नहीं, अगर पूरा निकल जाएगा, जितना इधर आया है उतना ही इधर निकल जाएगा, तो ये जो माध्यम है उसको पारभासक कहेंगे, पारदर्शक कहेंगे। और पारभासक का मतलब है कि आया जितना है उससे कम निकलेगा। 100% लाइट आ रही है, 60% केवल बाहर निकल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? पारभासक। जैसे आपने देखा होगा कभी कि अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते टाइम आपने कॉपी या किताब का कोई एक पेज उठा लिया, इधर से टॉर्च जलाएंगे तो इधर बहुत तेज जल रहा है, मगर इधर थोड़ा थोड़ा रोशनी बाहर निकलेगा। मतलब जितना प्रकाश इधर से इधर तो चला गया, मगर जितना इधर था उतना इधर नहीं जा पाया, उसका कुछ ही भाग जा रहा है। तो इस कागज को क्या कहेंगे? इसे कहेंगे पारभासक माध्यम। तो वे माध्यम जिससे प्रकाश का कुछ भाग, कुछ को आंशिक बोला जाता है, आंशिक भाग ही गुजर पाता है, उन सभी माध्यम को हम पारभासक माध्यम कहते हैं। जैसे दूध के अंदर भी अगर टॉर्च जलाएंगे, गिलास में दूध रख लीजिए, टॉर्च जलाएंगे तो उधर से थोड़ा थोड़ा प्रकाश निकलेगा। उसी तरह तेल के साथ करेंगे तब भी होगा। कागज़ हो गया, या तो पर्दा लगा दीजिए, कोई कपड़ा हो गया, कपड़े के पीछे टॉर्च जलाइए, कपड़े के बाहर भी रोशनी निकलेगी मगर थोड़ी थोड़ी निकलेगी। तो इन सभी माध्यमों को क्या बोला जाएगा? पारभासक, जिसमें प्रकाश का थोड़ा भाग दूसरी ओर निकल पाता है। लास्ट है अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम का मतलब ओपेक्यू मीडियम। ओपेक्यू मीडियम का मतलब क्या होता है कि वह माध्यम जिससे प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर नहीं निकल पाता। वे माध्यम जिसमें प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर नहीं निकल पाता, उन माध्यम को हम कहते हैं अपारदर्शक। पार देखिए ऐसे कैसा नाम लिखा है, पार। पार का मतलब आर पार हो जाएगा, अपार का मतलब पार नहीं कर पाएगा। तो अगर किसी वस्तु के पार चला गया प्रकाश तो पारदर्शक, अगर पार नहीं जा पाया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अपारदर्शक। तो कहा गया कि जिस माध्यम से प्रकाश नहीं गुजर पाता है उन सभी चीज़ों को हम कहेंगे अपारदर्शक माध्यम। उदाहरण है लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, दीवार हो गया, दरवाज़ा हो गया, किताब हो गई, जितनी भी ठोस चीज़ें हैं ये सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी? ठीक, जितने भी रियल ठोस होती हैं उन सभी से प्रकाश नहीं निकल पाएगा बाहर। तो ये हो गया अपारदर्शक का। अब दीवार के ऊपर टॉर्च जलाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि दीवार छेद करके प्रकाश उस साइड जाएगा, नहीं जा पाएगा ना। तो इसका मतलब दीवार क्या हो जाएगा? अपारदर्शक माध्यम। उसके बाद दिया गया है प्रकाश किरण, कि भाई प्रकाश किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश का गमन पथ, प्रकाश का गमन पथ प्रकाश किरण कहलाता है। आप लोग किसी न किसी रास्ते से चलते हैं, जाते हैं, तो प्रकाश भी तो किसी न किसी रास्ते से होकर जाता होगा। तो प्रकाश जिस रास्ते से जाता है, ठीक सुनिए ध्यान से, प्रकाश जिस रास्ते से जाता है उसके रास्ते को हम लोग कहते हैं प्रकाश किरण। ठीक, कि प्रकाश का गमन, गमन का मतलब चलने का, पथ का मतलब रास्ता, कि जिस रास्ते से चलकर जाता है उसी रास्ते को हम लोग प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक, कि अगर प्रकाश ऐसे ऐसे चल गया तो प्रकाश किरण ऐसे बन जाएगी, अगर प्रकाश ऐसे जा रहा है तो प्रकाश किरण ऐसे बन जाएगी। समझ में आ गया कि प्रकाश जिस रास्ते से जाता है उसका रास्ता ही प्रकाश किरण कहलाएगा। और कई सारी, ध्यान से सुनिए, कई सारी प्रकाश किरणों का समूह, ये एक प्रकाश जा रहा है, इसके साथ एक और जा रहा है, इसके साथ एक और जा रहा है, तो ऐसे ही जब कई सारे एक साथ चलने लगते हैं तो एक समूह बन जाएगा। तो उसके समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। समझ में आया कि प्रकाश जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते को प्रकाश किरण कहते हैं। अब रास्ते में भाई एक ही आदमी तो जाएगा नहीं, बहुत सारे आदमी जाएंगे, तो जब एक आदमी जा रहा है तो उसको हम प्रकाश किरण बोल रहे हैं। तो ऐसे ही कई सारी प्रकाश किरणें एक साथ जा रही होंगी ना, तो उनका जो समूह होता है उस समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। बात समझ में आ गई
कि जो जा रहा है जिस रास्ते से, प्रकाश का जो रास्ता है उसको प्रकाश किरण कहते हैं। अब रास्ते से एक दो लोग तो जाएंगे नहीं, कई सारे लोग जाएंगे, तो उन सभी लोगों का जो समूह है, जो ग्रुप है, उन ग्रुप को हम कहेंगे प्रकाश किरण पुंज। एक है तो प्रकाश किरण है, कई सारी हैं तो प्रकाश किरण पुंज है। अब देखिए, प्रकाश किरण पुंज जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, अभिसारी, अपसारी और समांतर किरण पुंज। ठीक, अभिसारी को कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, अपसारी को कहते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, समांतर प्रकाश किरण पुंज को कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब इनकी परिभाषा क्या है? अभिसारी का मतलब होता है कि जब सब कुछ एक ही जगह पर आकर मिले। तो आपको बताया गया ना कि जो किरणें चल रही हैं, प्रकाश जिस रास्ते से जा रहा है उसका रास्ता तो प्रकाश किरण कहलाएगा। तो जब कई सारी प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिले, यानी एक प्रकाश किरण उधर से आई, एक उधर से आई, एक इधर से आई, सभी की सभी आकर के एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, तो सभी एक जगह पर मिल रही हैं, तो जहाँ पर बहुत सारी किरणें एक साथ हो जाएंगी तो समूह बन जाएगा। समूह को तो किरण पुंज ही कहेंगे, मगर वैसा किरण पुंज क्या कहलाएगा? अभिसारी किरण पुंज। कि जहाँ बहुत सारी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, जहाँ बहुत सारी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। बात समझ में आई? और जब एक ही बिंदु से बहुत सारी किरणें निकल रही हैं, यानी यहाँ से एक प्रकाश इधर गया, इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया, जैसे बल्ब जलता है, तो ऐसा नहीं कि बल्ब तो बस सामने प्रकाश दे रहा है, वो आगे भी प्रकाश जा रहा है, पीछे भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, सभी साइड जा रहा है। तो जो बल्ब होता है वो किस प्रकार का होता है? अभिसारी प्रकाश पुंज को वो उत्पन्न करता है। क्या बोला गया? कि जब प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। मगर जब प्रकाश किरणें एक बिंदु से चारों दिशाओं में निकल रही होती हैं तो उसको कहा जाता है अपसारी किरण पुंज। मिल रही हैं अभिसारी, जा रही हैं अपसारी। और यदि सभी की सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हों, सभी की सभी प्रकाश किरणें अगर एक दूसरे के समांतर हों, तो उस प्रकार का जो समूह होता है उसे कहा जाता है समांतर किरण पुंज। समझ में आया? कि जब सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं या एक दूसरे के समांतर होकर गति करती हैं, तो उस प्रकार का प्रकाश किरण पुंज समांतर किरण पुंज कहलाता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ समझ में आई होगी जो आपको पढ़ाया गया। तो अगर क्लास अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों को सजेस्ट कीजिए कि आप भी पढ़िए, आप भी अपने नॉलेज को बढ़ाइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाइए और वीडियो को लाइक करें। और ऐसे ही नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद।